एक समय की बात है। एक गधा एक जंगल में रहा करता था। वो बहुत बूढ़ा और कमजोर था। एक दिन उसकी मुलाकात एक सियार से हुई। वो दोनों जल्द ही पक्के दोस्त बन गए। एक दिन सियार ने गधे से कहा, चलो आज पास के खीरों के खेतों में जाकर वहाँ पर खीरे चुरा कर खाते हैं। दोनों खीरे खाने गए। वो खेत बहुत बड़ा था, इसीलिए वो दोनों रोज वहाँ पर जाकर खीरे खाने लगते। गधा और सियार खेत में खूब खाते और मजे करते। मगर एक दिन गधे ने सियार से कहा, अरे दोस्त यार, आज तो मेरा गाना गाने का दिल कर रहा है। अरे नहीं, ऐसा तुम कुछ मत करना। अगर खेत के मालिक ने तुम्हें सुन लिया तो हम पकड़े जाएंगे। ऐसा मत करो दोस्त, ये बहुत बड़ी मुसीबत का कारण हो सकता है। मगर गधे का मन मान ही नहीं रहा था। गधे से रहा नहीं गया और वो जोर जोर से गाना गाने लगा। बार बार सियार के समझाने के बाद भी गधा गाता ही चला गया। उसे अपने गाने और संगीत में खोया हुआ देखकर सियार बहुत हैरान रह गया। सियार ने सोचा, अरे बाप रे, ये तो चुप ही नहीं हो रहा। लगता है इसे गाने का बहुत शौक है। ये तो खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। किसान कई दिनों से वो इस चिंता में था कि आखिर कौन आकर उसके खेतों में से खीरे खा जाता है। लेकिन जब अचानक उसने गधे की आवाज सुनी तो सोचने लगा, अरे ये इतना बेसुरा गधा कहाँ गा रहा है। अरे ये क्या? ये गधा तो मेरे खेतों में गाना गा रहा है। आज समझ में आया। पकड़े गए ये सियार और गधा। समझ गया, यही दोनों आकर मेरे खीरे चुराते हैं, मेरे खेतों को उजाड़ कर रख देते हैं। आज मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं। गधे को गाना गाता हुआ देखकर सियार को खतरे का एहसास हुआ और वो जंगल की ओर भागने लगा। कहाँ भागते हो? रुक जाओ। किसान की आवाज सुनकर दोनों भागने लगे। सियार तो भाग गया, लेकिन गधा किसान के हाथों से बच नहीं सका। किसान ने छड़ी उठाई और गधे की खूब पिटाई लगी। अरे मर गया, अरे कोई बचाओ, मर गया। मैं तो बस गाना गा रहा था। क्या आपको मेरा गाना पसंद नहीं आया? बताता हूँ तुझे अभी। गाना गाएगा, खीरे खाएगा, दोबारा इधर दिखा तो जिंदा नहीं बचेगा। मार खाने के बाद भागता हुआ गधा सीधा सियार के पास पहुँचा और कहने लगा, अरे बाप रे बाप, सियार भाई, बहुत पिटाई खा ली मैंने आज के बाद कानों को हाथ लगाता हूँ। कभी कहीं चोरी करते समय गाना नहीं गाऊंगा। सोने का स्कूल। एक समय की बात है। एक गांव में सुशील नाम का एक आदमी अपनी बेटी मोना के साथ रहता था। मोना बहुत ही होशियार और नेक लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मोना ने अपनी शिक्षा गांव के स्कूल में ही की थी, जहां वो हर साल प्रथम आती थी। सुशील एक अनपढ़ किसान था, लेकिन वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था। स्कूल में शिक्षा खत्म होने के बाद मोना को कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना पड़ रहा था। मोना की आगे की पढ़ाई के बारे में सुशील को चिंता होने लगी। अब तो मोना को आगे पढ़ाने के लिए मुझे स्कूल से शहर भेजना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो बहुत पैसे लगेंगे। चलो जाकर देखता हूँ। अगले दिन सुशील शहर जाकर कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलता है और उनसे मोना की एडमिशन की बात करता है। मोना की मार्कशीट देखकर और सुशील की बातें सुनकर कॉलेज के प्रिंसिपल उससे कहते हैं, देखो तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी बेटी के नंबर अच्छे हैं और तुम उसे पढ़ाना भी चाहते हो, लेकिन इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए तुम्हें कम से कम इतनी फीस तो देनी ही पड़ेगी। क्या तुम दे पाओगे? जी सर, मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। आप बस उसकी एडमिशन कर दीजिए। तो ठीक है, 2 दिन बाद तुम पैसे लेकर आ जाना। बाकी सारी फॉर्मेलिटी अभी बाहर जाकर पूरी कर लो। सुशील फॉर्मेलिटी पूरी करके घर आ जाता है, लेकिन उसे चिंता थी कि वो 2 दिन बाद कैसे कॉलेज की फीस जमा करेगा। सुशील इसी चिंता में सो जाता है
लेकिन सोने के बाद सुशील को एक जादुई देवी दिखाई देती है जो कि उससे कहती है, सुशील उठो, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये रहा एक सोने का स्कूल। ये तुम्हारी बेटी को पढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन ध्यान रहे, लालच ना करना। और वो देवी ऐसा कहते ही गायब हो जाती है। तभी अचानक सुशील की नींद खुल जाती है और वो सपने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो उसी स्कूल का मॉडल था जो उसे वो देवी देना चाहती थी। सुशील उठकर देखता है तो वो पूरा सोने का बना हुआ था। अब सुशील समझ जाता है कि देवी ने उसे सोने का स्कूल देखकर उसकी मदद की है। सुशील अगले ही दिन वो सोने के स्कूल का मॉडल शहर एक सुनार के पास गिरवी रख देता है। सेठ जी, मैं ये सोने के स्कूल का मॉडल आपके पास गिरवी रखना चाहता हूँ। मुझे बस अपनी बच्ची की शिक्षा के लिए कुछ पैसे चाहिए। हाँ, ठीक है भाया, ये तो खरे सोने का है। हाँ, लेकिन पैसे वापस ना करोगे तो मैं इसे बेच दूंगा। अरे नहीं सेठ जी, मैं समय पर आपके पैसे वापस कर दूंगा। और इस तरह सोने के स्कूल से मिले पैसों से वो अपनी बेटी की शहर के कॉलेज में एडमिशन करवा देता है और बड़ी मेहनत करके जल्दी ही सुनार के पैसे वापस कर देता है और वो सोने का स्कूल वापस लेकर अपने घर में सजा देता है। और इधर उसकी बेटी मोना पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाती है। अब सुशील के सभी सपने पूरे हो चुके थे। सुशील उस सोने के स्कूल का धन्यवाद करता है और साथ ही साथ देवी सरस्वती का भी, जिन्होंने उसकी सोने का स्कूल देकर मदद की थी। जादुई गाय का बदला। एक गांव में महेश नाम का एक आदमी अपनी माँ के साथ रहा करता था। वो चरवाहा था। वो गांव की सभी गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करता था। गांव के सभी लोग उसको इस काम के लिए पैसे दिया करते थे। महेश अपनी गायों से बहुत प्यार किया करता था। अरे मीना, चंपा, चमेली, कमला कहाँ चली गई? आ जाओ, घर नहीं जाना है, शाम हो गई है। महेश की आवाज सुनते ही सभी गायें दौड़ी चली आया करती थी। एक दिन महेश की मौसी बिमला उसकी माँ से मिलने आई। अरे कमला, तुम्हारा महेश तो देखो कितना बड़ा नौजवान बन गया है। इसकी शादी वादी करनी भी है कि नहीं? हाँ विमला दीदी, शादी तो करनी है, मगर इसे अपनी बेटी देगा कौन? अरे हमारे पड़ोसी छन्नू लाल की बेटी नहीं है, वही रमा, उससे शादी करवा देती हूँ मैं इसकी। हाँ। महेश की माँ अपनी बहन की बात मान लेती है और महेश की शादी छन्नू लाल की बेटी रमा से हो जाती है। रमा देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन दिल की बहुत कुटिल थी। शादी के बाद महेश ने उसे अपनी सभी गायों से मिलवाया, लेकिन उन्हें देखकर रमा नाक मुंह सिकोड़ने लगी। क्या तुम आराम से इनके साथ साथ चलते रहते हो? इन गायों के ऊपर बैठ कर जाया करो। 2 बार चाबुक लगेगा तो भागने लगेंगी। इनके साथ सख्ती से पेश आया करो। अरे नहीं रमा, ऐसी बात नहीं है। ये सारी गायें बड़ी समझदार हैं। लेकिन रमा ने महेश की एक ना सुनी। वो जब भी महेश के साथ गायों को जंगल लेकर जाती, वो एक न एक गाय पर बैठ जाती और उन्हें डंडे से मारने लगती। वो जंगल में गायों को पूरा चारा भी चरने नहीं देती थी और जल्दी ही उन्हें डंडे से हाँककर गांव वापस ले जाया करती थी। रमा की इस हरकत से सभी गायें बड़ी परेशान हो गईं। अरे चंपा बहन, इस रमा ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। महेश तो कितना ख्याल रखता था हमारा। हाँ चमेली, हमें तो इसे सबक सिखाना चाहिए। गायों की बात सुनकर वहाँ अचानक एक देवी प्रकट होती है। चिंता मत करो, आज के बाद तुम सभी अपना आकार और व्यवहार बदल सकते हो और इसी तरह तुम रमा से अपना बदला पूरा कर पाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है। गायों को आशीर्वाद देने के बाद देवी गायब हो जाती है। तभी वहाँ रमा आ जाती है और गायों को डंडे से मारते हुए कहती है, अरे बहुत हो गया, यहाँ पर पत्तियाँ ही चढ़ती रहोगी या घर भी जाना है? ऐसा कहकर वो चमेली नाम की गाय के ऊपर बैठ जाती है। लेकिन गांव के रास्ते में चमेली अपना आकार बदलकर बहुत छोटा कर लेती है। चमेली के एकदम छोटा होते ही रमा उसके ऊपर से गिर जाती है। तभी अचानक पीछे से चंपा नाम की गाय रमा को उठाकर एक ऊंचे पेड़ के ऊपर टांग देती है। पेड़ के ऊपर टंगने के बाद रमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है,
रमा की आवाज सुनकर महेश वहां आ जाता है। महेश अपनी गायों से रमा को नीचे उतारने के लिए कहता है। चंपा रमा को पेड़ से नीचे उतार लेती है। नीचे उतरते ही रमा सभी गायों के आगे हाथ जोड़ती है और सबसे माफी मांगती है कि वो उन्हें दोबारा कभी तंग नहीं करेगी। और महेश अपनी माँ और रमा के साथ फिर से अपनी गायों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। चांदनगर में चंदू नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। चंदू अपने सभी साथियों को अच्छे खिलौनों के साथ खेलता देखकर उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन उसके गरीब होने के कारण कोई भी चंदू के साथ नहीं खेलना चाहता था। चांदनगर में रामू नाम का एक लड़का भी रहता था। एक दिन रामू को खेलता देख चंदू ने रामू से कहा, रामू क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम दूर से ही इसे देखो, मेरी मोटरसाइकिल को छूना भी मत, मैं इसे तुम्हें खुद चला कर दिखाता हूँ। ऐसा कहते ही रामू उसकी मोटरसाइकिल को बड़ी तेजी से चलाते हुए चंदू को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर सभी बच्चे चंदू पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। चंदू गिर गया, चंदू गिर गया। रामू की हरकत देखकर चंदू को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने जिद ठान ली कि वो भी एक मोटरसाइकिल बनाएगा, और वो भी बांस की। घर जाकर चंदू ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे बांस चाहिए, मैं एक बांस की मोटरसाइकिल बनाऊंगा। अरे क्या बात कर रहा है बेटा, बांस की भी कोई मोटरसाइकिल बनती है क्या? पगला गया है क्या? लेकिन चंदू ने अपने माँ बाप की बिल्कुल ना सुनी। उसने तो बांस की मोटरसाइकिल बनाने की जिद ठान ली थी। चंदू की जिद के आगे उसके माँ बाप की कुछ ना चली। चंदू के पिता ने उसे बांस लाकर दे दिए और साथ में एक पुरानी कार का इंजन और गियर बॉक्स भी। चंदू बहुत ही होशियार था। चंदू ने 2-3 दिन की मेहनत के बाद एक बांस की मोटरसाइकिल बना ली और उसमें पुराना कार का इंजन और गियर बॉक्स फिट कर दिया। और जब वो अपनी बांस की मोटरसाइकिल लेकर गांव के मैदान में खेलने आया, गांव के सभी लोग और बच्चे चंदू की बांस की मोटरसाइकिल देखकर हैरान हो गए। लेकिन चंदू की बांस की मोटरसाइकिल देखकर रामू ने चंदू से कहा, चंदू तुम्हारी मोटरसाइकिल देखने में तो बहुत अच्छी है, क्या ये चलती भी है? हाँ रामू, ये चलती है। इसमें कार का इंजन लगा है और कार का गियर बॉक्स भी लगा है। देखो मैं तुम्हें चलाकर दिखाता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो हो जाए रेस। हाँ हाँ क्यों नहीं, हो जाए। चंदू की ये बात सुनकर सभी बच्चों ने चंदू को समझाया कि उसकी बांस की मोटरसाइकिल रामू की मोटरसाइकिल का मुकाबला नहीं कर पाएगी। लेकिन चंदू नहीं माना, क्योंकि उसे अपनी बनाई हुई चीज पर बहुत विश्वास था। उसे मालूम था कि उसकी मोटरसाइकिल का फ्रेम ही बांस का है, लेकिन उसमें इंजन और गियर बॉक्स तो कार का लगा है और उसके बांस के बने पहिए चंदू की मोटरसाइकिल के रबड़ के पहियों से मजबूत हैं। और दोनों शर्त अनुसार पहाड़ी की ढलान पर रेस लगाने के लिए तैयार हो गए। रामू की मोटरसाइकिल रेस शुरू होते ही पहले तो बड़ी तेजी से ढलान पर आगे निकल गई, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद एक तीखी चट्टान के कारण उसका रबड़ का पहिया पंचर हो गया और रामू मोटरसाइकिल से ढलान के साथ वाले सूखे कीचड़ में गिर गया। रामू को कीचड़ में लथपथ देख सभी बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। देखो रामू की मोटरसाइकिल गिर गई। और इधर चंदू अपनी बांस की मोटरसाइकिल के साथ रामू से काफी आगे निकल गया और रेस जीत गया। रेस जीतने के बाद सभी बच्चों ने तालियों के साथ चंदू का स्वागत किया। सुनहरी तितली। एक दिन मिंगू हाथी जंगल की सैर कर रहा था। उसे हर रोज सैर पर जाना बहुत पसंद था। सैर करते हुए वो जंगल के कोने तक चला गया और उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखा। अरे वाह, इतना बड़ा पेड़ मैंने आज तक नहीं देखा। अरे वाह। मिंगू बहुत देर तक पेड़ के आसपास घूमता रहा। खुशी से वो चलता भागता हुआ अचानक गिर पड़ा और फिर उसके पैर में चोट लग गई। मम्मी। मिंगू को बहुत दर्द हुआ और वो रोता हुआ अपनी माँ को बुलाता रहा। माँ, तुम कहाँ हो? माँ। मिंगू की पुकार सुन पेड़ की डाल पर बैठी एक तितली उसके पास आई। तितली ने उससे प्यार से कहा, चिंता मत करो प्यारे हाथी, मैं अभी तुम्हें ठीक कर देती हूँ। तितली हाथी के पैर पर बैठ गई और बैठते ही उसका रंग सोने का हो गया। तितली ने अपनी जादू से
हाथी की चोट बिल्कुल ठीक कर दी। अरे अरे वाह, तुम तो जादुई सुनहरी तितली लगती हो। हाँ बिल्कुल ठीक, मुझे जानवरों की चोट ठीक करने का वरदान मिला है। मैं बहुत पहले से ही ऐसा कर रही हूँ। तुम आज पहली बार इस तरफ आए हो, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते। हाँ, लेकिन तुम जंगल के इस कोने में क्यों रहती हो? यहाँ तो कोई जानवर नहीं आता ना। मैं पहले अपने परिवार के साथ सभी जानवरों के साथ रहती थी, लेकिन वहाँ हमारा कोई ख्याल नहीं रखता था और सभी जानवर हमसे बड़े थे, विशाल थे और इसीलिए कई जानवरों ने हमें परेशान किया। तो मैं, मेरा परिवार सब दूर जंगल के इस कोने में आकर रहने लगे। हाथी को तितली की बात का बहुत बुरा लगा और उसने उसे साथ चलने के लिए कहा। क्यों ना तुम मेरे साथ जंगल वापस चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वादा करता हूँ, मेरे माँ, भाई बहन, पिताजी, परिवार बहुत बड़ा है, सब ख्याल रखेंगे। हम दोनों साथ मिलकर सभी जानवरों को समझाएंगे। तितली हाथी की बात मान जाती है और खुशी खुशी अपने परिवार को मनाकर मिंगू के साथ जंगल वापस लौट गई और उसके जादू के सहारे बाकी के जानवरों की भी मदद की। मिंगू बहुत खुश था।